हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में एकदम। तो मैं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए आज हर बार की तरह उदय में कुछ उदय की बातें लेकर आया है। तो बच्चों, मैं हूं आकाश, आप सभी का फिजिक्स टीचर। यार, क्लास 9 को डेडिकेटेड बैच है। क्लास 9 के बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिटेल के साथ इस बैच को पढ़ते हैं और यहाँ से बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें सीख कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ये चैप्टर अबाउट टू एंड, ये चैप्टर जो है ना समाप्त हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर की हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जानदार, कुछ शानदार से क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे बेटा। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर की शर्त एक है और वो शर्त आपको बिना किसी शर्त के मानना पड़ेगी कि बेटा आज आप कोई भी बैकलॉग के साथ नहीं बैठोगे। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है ना, इस चैप्टर को आपको सीखना है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आपको एक एक बात डिटेल के साथ सिखाई हुई है बेटा, ठीक है। तो बेटा बात कुछ ऐसी है, बातें कुछ ऐसी है बेटा कि आपको आज मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तुरंत पॉज करना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तुरंत पॉज करना और पॉज करने के बाद सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। देखो बेटा, क्या होता है, एग्जाम आपको देना, हम आपको मेंटर, हम आपको गाइड कर सकते हैं बच्चा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी बेटा। मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन बेटा प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगी बच्चे। तो मेंटेन दिस, मेंटेन दिस, मेंटेन दिस, किस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात को अपने माइंड में रखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, याद रखना। तो बेटा आज की क्लास फुल्ली आप लोग करने वाले हो। मैं तो बस बैठ के मजे लूंगा, बैठ के नहीं, खड़े होके मजे लूंगा। सिर्फ आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और शर्त, मैं देखो, यू लव मी एंड आई लव यू ऑल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे उदय के बच्चों। आज की क्लास की इकलौती शर्त है और शर्त यह है कि प्लीज 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 आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो पॉज करना, वीडियो को एग्जैक्टली पॉज करना। ऐसे 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 बीच में पॉज का बना आता है यूट्यूब पर, टक से टच करना उसे और टच करना, वीडियो पॉज हो जाएगी। मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी जगह दूंगा आपको, हट जाऊंगा, और जब मैं हट जाऊंगा ना बेटा, तो उस दौरान आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, याद रखना। आप लोग उस दौरान क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, और लिटरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। आपकी कॉन्सेप्ट तो यार आई होप ऐसा, देखो आप ये जो लेक्चर देखते हो ना, ऐसे कोई मूवी की तरह मत देखा करो कि आप कोई मूवी देखने आए हो, बैठे हुए मैं एक्टिंग कर रहा हूं, आप लोग मजे में नहीं, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा करो। ऐसे अपने रूटीन में डालो, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स। अगर आप केमिस्ट्री, अगर आप बायोलॉजी, अगर आप हिंदी, अगर आप इंग्लिश, अगर आप कंप्यूटर, अगर आप सोशल, सिविक्स, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी, इस बात का ध्यान रखना बेटा कि आप जब भी क्लास करने बैठो तो हाथ में पेन कॉपी का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं है तो यार लिटरली टाइम खराब मत करो, आप अभी उठो। अगर आप सुन रहे हो ना, अगर आप अभी उठो और उठकर जाओ, पेन कॉपी लेकर आओ और मुझसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला सवाल ये है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 17-18 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चन है ना, वो होमवर्क में दिए हुए आपको। आप होमवर्क की डीपीपी देखते होगे ना, रेगुलर आप देखते होगे ना, डीपीपी मिलती है, उस डीपीपी को सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको डीपीपी दूं और आपकी जिम्मेदारी है उस डीपीपी को सॉल्व करना। तो इसे अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लो कि करना है, करना है, करना है और करेंगे ही। बिना ऐसे कोई काम नहीं होगा बेटा, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, याद रखना बेटा, ठीक है। तो पहली बात, कुछ फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। पहला मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर्मूला। पहला कार्य का फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बल इंटू दूरी साथ ही साथ कॉस थीटा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू दूरी साथ ही साथ क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, है ना, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तीसरा हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है फॉर्मूला? mgh, mgh, mgh। उसके बाद हमने कार्य का धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होना भी पढ़ा था। उस स्थिति को एक बार कृपया अधिक जानकारी के लिए पुराने लेक्चर को देखकर आए। उसके बाद हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति इज इक्वल्स टू कार्य बटा समय। अब वर्क मतलब कार्य, ऊर्जा और ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और ऊर्जा, इसका जो इकाई है ना, इन सबकी इकाई जूल। ऐसा सिस्टम में इसकी इकाई क्या होती है? जूल। लेकिन जैसे हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की इकाई वाट,
बताया था व्हाट, अश्वशक्ति, बताया था अश्वशक्ति। ये सारी बातें आपको सिखाई हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। तो बेटा चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूला आएंगे तो हम देखेंगे वक्त के अनुसार क्या होगा, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और मैं साइड हट रहा हूं, पॉज करो क्वेश्चन को, वेरी गुड किया। अब क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करना। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, तो मान लो कोई वस्तु है जिस पर 7 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। मान लीजिए बल की दिशा 8 मीटर, मतलब बल की जो वैल्यू है ना वो 8 मीटर, बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, है ना। बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। मैं यहां पर एक चीज ऐड कर रहा हूं, मिसिंग है, टाइपिंग एरर है बेटा, ठीक है। तो बल की दिशा में विस्थापन कितना है बच्चा, 8 मीटर है। तो आपको निकालना है कार्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा सबसे पहले गिवन डाटा आपने सॉल्व किया होगा ना, हाँ मुझे पता है, आप आंसर ले आए होगे, इतनी देर में आप आंसर ले आए होगे। अब मैं आपको डिटेल के साथ सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, तो बल कितना दिया है बच्चे, 7 न्यूटन, ठीक है। और मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन कितना है बच्चा, 8 मीटर, कितना है बच्चा, 8 मीटर। और देखना बल की दिशा में, मतलब जिस दिशा में बल है ना उसी दिशा में विस्थापन है। क्या बोला, जिस दिशा में बल है ना उसी दिशा में विस्थापन है। एक वस्तु पर बल इस दिशा में लग रहा है तो ये हो गया F, और इसी दिशा में विस्थापन होता है। और यदि बल और विस्थापन की दिशा समान है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, ये आंसर दे सकता है, कितना होगा, कितना होगा इनके बीच का कोण। तो इनके बीच का कोण होगा, थीटा का मान कितना हो गया बच्चे, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया बच्चे, 0 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, कार्य। अब कार्य का सूत्र एफ एस कॉस थीटा, एफ का मतलब बल, एस का मतलब विस्थापन, और कॉस थीटा मतलब कोण का मान। अब हम मान पुट करते हैं, डब्ल्यू अपनी जगह है, एफ का मान, बल का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो ये दिया हुआ है 7, एस का मान, विस्थापन का मान कितना दिया हुआ है 8, और साथ ही साथ मैंने क्या लगाना है, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लगा देना बच्चे, 0। तो बेटा 7 8 जा 56, और कॉस 0 कितना होता है, 1। क्या आपको cos 0 की वैल्यू पता है, cos 0 का मान कितना होता है बच्चे, 1। तो मेरे पास कार्य की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 56 जूल। कार्य की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 56 जूल। तो W इज इक्वल्स टू 56 जूल इज द राइट आंसर। 56 जूल हमारा राइट आंसर है। और पेज नंबर 165 का क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। और बच्चा देखो, आप लोगों ने मुझसे पहले क्वेश्चन किया है, मैं जानता हूं, एंड मुझे भरोसा है मेरे उदय के बच्चों पर। बच्चे इस भरोसे को बनाए रखना, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। और मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को मेरे से पहले करे हो, और करे हो ना तो आंसर आपको बस क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है। अच्छा 56 जूल। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना। अब यदि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता तो आंसर क्या होता, कमेंट में एक्सप्लेनेशन के साथ देना। क्या बोला मैंने क्वेश्चन, यदि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता तो इस स्थिति में आपके कार्य का मान क्या होता। एक लाइन में आंसर आ जाता है इसका, एक शब्द में आंसर आ जाता है, और मुझे उस शब्द में आंसर चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। इसके बारे में बहुत बातें करनी थी हमने, मैंने लेक्चर स्टार्ट ही नहीं करा था, 20 मिनट तक कार्य के बारे में बात करता रहा था। तो अब मुझे बताओ कि कब कहते हैं कार्य होना आवश्यक है, मतलब कब कहते हैं कि कार्य किया गया, मतलब काम कब हुआ है। तो मेरे बच्चों, कार्य होने के लिए कुछ बातें, पहले तो आप कार्य का सूत्र याद करो, F इंटू डी। F इंटू डी, F मतलब क्या हो गया, बल, है ना, और D का मतलब क्या हो गया बच्चे, विस्थापन, ठीक है ना। तो कार्य किन बातों पर डिपेंड करता है, कार्य किन बातों पर डिपेंड करता है, कार्य 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली क्या है बच्चे, बल। तो किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए, किसी वस्तु पर क्या लगना चाहिए बच्चा, बल लगना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर बल नहीं है तो कार्य कैसे होगा। तो पहली स्थिति यह है कि बल लगना चाहिए वस्तु पर। दूसरा, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। अगर मान लो आपने बल लगा दिया, आपने एक दीवार पर बल लगाया, आप चले गए कि आज मैं हिमालय पर्वत को हिला के रहूंगा, आप पहुंच गए हिमालय को धक्काने के लिए। आप हिमालय को जैसे धक्का लगा रहे हो ना बेटा, हिमालय को जैसे धक्का लगा रहे हो ना, तो क्या हिमालय आगे बढ़ जाएगा, आपने बल लगा दिया। लेकिन विस्थापन, यदि अपन मान लेते हैं कि W इज इक्वल्स टू FD में विस्थापन 0 है, तो कार्य कितना हो जाएगा बच्चा, 0। कार्य कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे बच्चे, कब कार्य होता है, तो किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और उस बल के द्वारा वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिस है ना, तो बेटा कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा।
सुन रहे हो ना, कार्य नहीं होगा तो मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी वस्तु पर कार्य करने की दो शर्तें। पहली शर्त क्या है? बल लगाना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो अगली तरफ, अगला देखो, मेरे से पहले आपको हर क्वेश्चन करना है, मेरे से पहले आपको हर क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसी की हेल्प से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। क्या है क्वेश्चन? कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। मतलब यदि किसी वस्तु पर बल लगाया तो उस वस्तु में कार्य हुआ और बल और विस्थापन की दिशा समान है। तो हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लो ये एक सतह है, मान लो ये एक सतह है, इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है भाई साहब। अब इस सतह पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। इस वस्तु पर आपने लगा दिया फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हुआ? बल। और ये वस्तु आगे बढ़ गई और कहां चली गई? आगे बढ़ती बढ़ती इस दिशा में डी विस्थापित हो गई। कितनी विस्थापित हो गई? डी। आपने बल लगाया, आपने डी विस्थापन किया, फिर से आपने बल लगाया, आपने डी विस्थापन किया, फिर से आपने बल लगाया, आपने डी विस्थापन किया। यदि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, फिर से यदि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है तो इनके मध्य का कोण कितना होगा? आंसर कमेंट में आंसर डालते रहा करो, मैं चेक करता हूँ, मैं रेगुलर चेक करता हूँ। एक बच्चा बोला कि सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत खराब है। देख आज सीधा बन के आना पड़ा तेरी वजह से, ठीक है। अब बेटा यदि दो वस्तुएं एक दिशा में जाती हैं तो उनके कारण उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री का। तो बल और विस्थापन का कोण कितना है? 0 डिग्री का है। तो आपको कार्य का व्यंजक निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? FD। आज की क्लास में अगर तुम बैठे हो और बैकलॉग लेके बैठे हो तो बेकार हो। आज की क्लास में अगर किसी तरह का बैकलॉग लेकर बैठे हो बेकार हो, कोई काम के नहीं हो तुम। पहले बैकलॉग उड़ा कर आओ, बैकलॉग उठा कर आओ। अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा हुआ तो दिक्कत होगी। अब आगे W इज इक्वल टू FD cos 0। तो W इज इक्वल टू FD, ये आ गया आपका व्यंजक, ये आ गया आपका व्यंजक। अब W निकाला है, कार्य निकाला है। अब आपने क्या निकाला है? W निकाला है। अच्छा देखो एक बात और, कुछ बुक्स में D की जगह S भी लिखा हुआ है तो आप S भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कुछ बुक में D की जगह S लिखा हुआ है तो आप S भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। कि ई भाई साहब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं बता रहा, सॉल्व करो पहले, मुझसे पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है कि बैलों की जोड़ी, आपने बैलगाड़ी देखी होगी यार, ऐसा कोई नहीं है इस क्लास में। अगर आप हिंदुस्तान से हो, अगर आप भारत से हो और बैलगाड़ी ना देखी है तो आप हिंदुस्तान के मतलब जड़ों को जानते ही नहीं। बैलगाड़ी सबने देखी होगी। बैलगाड़ी, दो बैल मिलकर एक गाड़ी को खींचते हैं, उसे बैलगाड़ी बोलते हैं। उसके पीछे हम है, अच्छा ऐसे घोड़े पे बैठते हैं हम, ऐसे बैल को बोलते हैं चल भाई बैल आगे बढ़, हमें खींच कर लेकर जा, ऐसा ही कुछ होता है। तो भाई साहब बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। अब दो बैल खींच रहे हैं भाई साहब हल को, दो बैल क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं भाई साहब हल को। अब वो दोनों मिलकर 140 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। दोनों बैल हल को खींचने में कितना बल लगा रहे हैं? 140 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब हल का उपयोग कहां किया जाता है? आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, पहले तो अपन हल का उपयोग करते थे खेतों को जोतने में, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, बैठे बैठे ऐसे टायर गोल गोल स्टीयरिंग घुमाओ, काम हो जाता है। अब देखो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या है? हल भी दिया हुआ, थोड़ी सी आपकी सहायता करी गई है। तो बैलों की जोड़ी खेत को जोड़ने में कितना बल लगा रही है? 140 न्यूटन। बेटा मैंने आपको कई बार बताया, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम पहले चैप्टर के नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके कि जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना, तो क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या उठाकर रखना है? जीवन। आपने क्या उठाकर रखना है बच्चे? जीवन रखना है, ठीक है। अब बेटा किसी वस्तु पर 140 न्यूटन का बल लगता है तो F इज इक्वल टू 140 न्यूटन। बल कितना लगा है बच्चे? 140 न्यूटन। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो भाई साहब बैल एक जगह से चलना शुरू करे, चलते चलते दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। खेत पर बल लगाते लगाते, खेत की जमीन को जोतते जोतते वो एक जगह से चलना शुरू करते हैं और दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे, सीधा सीधा चलेंगे बैल, ठीक है। तो बैल जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए तो जितनी खेत की लंबाई उतना ही तो बैल चलेगा। तो भाई साहब जितनी खेत की लंबाई उतनी तो बैलगाड़ी का विस्थापन होगा। तो मैं अब विस्थापन को S ले लेता हूं, D भी ले सकते हो, S भी ले सकते हो। तो कितना हो गया ये? 15 मीटर। कितना हो गया? 15 मीटर। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है कार्य। तो कार्य का सूत्र
W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, F का मान 140, S का मान 15। अब 140 इंटू 15 तो 140, 1400 और 5 700, तो 14 और 700 2100 जूल। मुझे पता है मेरे उदय के प्यारे प्यारे बच्चों ने मेरे से पहले क्वेश्चन कर लिया होगा, किया है ना, झूठ मत बोलना, मेरे से पहले क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैंने आपसे बोला हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का एक लौता तरीका है, किसी भी क्वेश्चन को करने का एक लौता तरीका है कि मेरे से पहले कर लो बस। ठीक है, आपको आने वाले क्वेश्चन आसान। बच्चे देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हिंदी मीडियम, मैं कहता ना कि जिसका अर्थ बदल दे मात्र एक बिंदी, वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। जिसका अर्थ बदल दे मात्र एक बिंदी, वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे सुपर से भी ऊपर होते हैं। हिंदी मीडियम, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भावनाओं को व्यक्त करती है। इंग्लिश में या यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भावनाओं को व्यक्त करती है। बेटा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। भाई साहब, इसको मैंने पूरे एक लेक्चर में समझाया हुआ है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। शब्द को कैच करो, शब्द को कैच करो, गति, शब्द को कैच करो, गति, शब्द को। तो किसी भी गतिमान वस्तु की ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। उदाहरण के लिए, मैं रुका हुआ हूं, मैं विराम में हूं, तो अगर मैं विराम में हूं तो मेरे अंदर गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। गतिज ऊर्जा की पहली शर्त कि वस्तु का गतिमान होना आवश्यक है। तो यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गतिशील है, वो अपनी अवस्था में, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन निरंतर तौर पर कर रही है, वो अपनी स्थिति एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इस स्थिति में जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी बच्चे? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में गति के कारण, मैं लिख देता हूं मेरी अच्छी सी राइटिंग में, तो किसी वस्तु में, ठीक है, ध्यान से मैं अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं, किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण निहित ऊर्जा को, गति के कारण निहित ऊर्जा को, ठीक है, गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा जो कि गति के कारण है, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चे? गतिज ऊर्जा। अब देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र, वैसे सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पहले बाद में आएगा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद होगा, यह होता है 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चे? 1/2 mv²। और इस सूत्र का उपयोग हम कई क्वेश्चंस में करने वाले हैं, कई न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। बेटा ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक ऐसा सूत्र है जो आपको 9th क्लास के क्वेश्चन ही नहीं कराएगा, 10th क्लास में भी आएंगे ना, 10th में भी हम क्वेश्चन करेंगे, 11th में भी जब हम आएंगे ना, तो 11th में भी सेम कोई फॉर्मूला का कई कई जगह यूज करेंगे। 12th में जब हम आएंगे ना, तो 12th में भी हम सेम फॉर्मूला का कई जगह यूज करेंगे। ओके, क्लियर? तो किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है ना, दैट इज गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है ना, दैट इज कॉल्ड इट्स गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यार अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन को पॉज करो और क्वेश्चन को पॉज करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक। ए भगवान इतना टफ क्वेश्चन, ए भगवान इतना टफ क्वेश्चन, ए भगवान इतना टफ क्वेश्चन, ओवर एक्टिंग कर रहा हूं ना। हाँ, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मतलब आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र देना है। मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ उसका, मैंने आपको पूरी जानकारी, पूरे सबूत, पूरे गवाहों के साथ इस डेरिवेशन को कराया हुआ कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो सकता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो सकता है? क्या मैंने इसका आंसर दिया है आपको अभी? क्या मैंने इसका आंसर दिया है आपको अभी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है? हाँ ना नहीं बोल सकते आप। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर आपको दिया है। तो बेटा बच्चों, प्याले प्याले बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, ये निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। और दूसरा, ये निर्भर करती है वेग पर। ये किस पर निर्भर करती है? वेग पर। तो जितना अधिक वेग होगा उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी बेटा? हाँ सही कह रहे हो, उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती जाएगी। तो बेटा देखो, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है ना,
वो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² है। क्या है बच्चे? 1/2 mv²। 1/2 तो 1/2 है। m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग। यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, हाँ, तो 5 क्या होगा इसका वेग, और वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, तो m क्या हो गया? 1 kg। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बता दो, आपने तुरंत बता दिया होगा। अब इस सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। अब इस सूत्र से संबंधित इस न्यूमेरिकल करेंगे। अराउंड 3 से 4 मिनट लेगा क्वेश्चन को फील करना, पहले क्वेश्चन को इमेजिन करना, क्वेश्चन को कल्पनाओं में लाना। क्वेश्चन को मैं साइड हट रहा हूं, 1 सेकंड के लिए साइड हटूंगा। आप लोग क्या करोगे? पहले पॉज करोगे और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखोगे। फिर से पॉज करके इसे सॉल्व। पहले मैं हट रहा हूं, आप पॉज करना और गिवन डाटा लिखना कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन से निकल कर क्या क्या आता है। तो क्वेश्चन कहता है, हाँ आपने पॉज किया ना, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 5 मीटर के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। मतलब आपको गतिज ऊर्जा दी हुई है, आपको क्या दी हुई है? गतिज ऊर्जा दी हुई है, और उसका वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग कितना हो जाएगा? वेग दिया है बच्चा तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपने गतिज ऊर्जा लिखी होगी। कितनी दी है बेटा गतिज ऊर्जा? ठीक है, गतिज ऊर्जा दी है 25 जूल। ठीक है, और वेग कितना दिया है? वेग मतलब v 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। फिर आप वेग को दुगना कर दोगे, वेग को दुगना कर आप इजीली कर दोगे इसे। तो पहले हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो बेटा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान क्या आपको दिया है? क्या आपको मान दिया है? तो आप बोलोगे हाँ दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है बच्चा? 25 जूल। गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है बच्चा? 25 जूल दिया है। ठीक है, आगे 1/2 तो यार कोई काम का नहीं है, मतलब इसका मान तो दिया ही हुआ है। अच्छा, वेग का मान भी तो आपको दिया है। वेग का मान कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 वेग का स्क्वायर तो 5 × 5, तो बच्चा 25 = 1/2 m, और 5 × 5 कितना हो गया? 25। तो भाई साहब 25 से 25 कैंसिल हो गया, 2 को उठाकर यहां ले आओ, तो मान किसका? द्रव्यमान का कितना आ गया? 2 kg। तो अगर 2 kg की कोई वस्तु है, 2 kg की कोई वस्तु है जिसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है? 25 जूल। गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है? 25 जूल, और इसका वेग कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन की पहली स्थिति थी, क्वेश्चन की पहली स्थिति थी। आपने यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ो। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया, क्या कर दिया? यदि इसके वेग को दुगना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? और यदि इसके वेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मैं सिर्फ दुगने के लिए करूंगा, तिगुने के लिए आप करोगे। मैं सिर्फ दुगने के लिए करूंगा, तिगुने के लिए आप करोगे। तो अब स्थिति नंबर 2 देखते हैं। स्थिति नंबर 2 देखते हैं। अब नया जो वेग होगा, यदि इसके वेग को हम क्या कर दें? दुगना करने पर। वेग कैसा कर दिया बच्चे? दुगना कर दिया। तो वेग दुगना कैसे करेंगे? वेग दुगना कैसे करेंगे? तो पहले का वेग कितना है? पहले का वेग कितना है? v। ठीक है, पहले का वेग कितना है? v। इसको दुगना करना है, अर्थात v का गुणा किससे करना है? 2 से। तो नया वाला वेग क्या हो जाएगा बच्चे? v'। आप इसको v' नाम दे दो। तो v' पुराना वेग कितना था? 5, और इसको दुगना करना है अर्थात 2, तो 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो 1/2 अपनी जगह है m क्या है? मास। क्या वस्तु का मास? आपने वस्तु का द्रव्यमान निकाला इस क्वेश्चन में? क्या आपने इस क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान निकाला? तो भड़ाक से यहां देखो निकाला है हमने। क्या निकाला था? 2, और वेग दुगना कर दिया अर्थात 10 × 10। मैं 10 को 2 बार क्यों लिख रहा हूं? दिमाग लगाओ, क्योंकि v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर मतलब 10 × 10 हो गया ना। v का मान 10 है तो 10 × 10 हो गया। तो बेटा 2 से 2 उड़ा दो, तो गतिज ऊर्जा का मान वेग दोगुना करने पर 10 × 10 अर्थात 100 जूल आता है। अब आप लोग सुन रहे हो, आप ही से कह रहा हूं, अरे तुमसे कह रहा हूं भाई, अरे तुमसे, तुम जो ये लेक्चर देख रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, क्या करना है? अब आपको वेग को तिगुना करना है। अब आपने वेग को कैसा करना है? तिगुना करना है। और जब वेग को तिगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? आंसर इन कमेंट,
आंसर, हाँ करो, पेन कॉपी उठाओ, करो, देखो मत ऐसे मूवी वूवी नहीं देख रहे हो, उठो उठो जागो, तब तक चलो जब तक सवेरा ना हो। नहीं ये तो ज्यादा हो गया, तब तक सक्सेस ना मिले, तब तक क्वेश्चंस करते रहो। और आप देखना मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूं, 15x15 और 1/2 तो आई थिंक इसका आंसर 225 आएगा, 225 आंसर आएगा। तो इन थर्ड कंडीशन आएगा 225 जूल। ठीक है, ये चेक करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर हम तो वहीं से टीप के लिख दिया, नहीं 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 नहीं, ये डू इट योरसेल्फ है, ये स्थिति को आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ है कि यदि इसके वेग को तिगुना कर दिया, ये करेंगे आप, डू इट योरसेल्फ, आप खुद करोगे, इसे करके मुझे सॉल्व करोगे, इसका आंसर दोगे। और आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, इंस्टा पे भेज देना, मैं चेक करके आपको देखूंगा। ठीक है, चेक करके वहां से देखते हैं अपन कि आपने सही, कम से कम अप्रोच तो, कोशिश तो करो यार बेटा। गलत होना क्या होता है, क्वेश्चन को ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट, गलत होना नहीं होना वो एक अलग बात है। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे, ये सबूत है कि तुमने प्रयत्न किया, ये सबूत है कि तुमने प्रयत्न किया। और यदि आप गलती नहीं करोगे तो अर्थात तुमने प्रयत्न ही नहीं किया, तुमने कोशिश ही नहीं की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति क्या है? शक्ति, लास्ट क्लास याद है, लास्ट क्लास पूरी शक्ति के ऊपर ही थी। अब शक्ति क्या होती है? शक्ति मैं काहे को बताऊं, तुम बताओ ना, शक्ति क्या होती है? शक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं काहे को बताऊं, तुम बताओ ना। शक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और इसका जो सूत्र होता है W/2 होता है। क्या होता है बच्चा? W/2 होता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो सर ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, ये तो हमें पता था, अब इसकी परिभाषा बताओ। तो परिभाषा बच्चे एक ट्रिक याद कर लो, किसी भी के वर्ड के नीचे, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर समय आ जाता है तो वो उसकी दर हो जाती है। तो यहां पर कार्य के समय में कार्य को समय से भाग दे दिया, अर्थात कार्य की दर। तो बेटा कार्य की दर, कार्य करने की दर या फिर कार्य की दर को क्या कहते हैं बच्चे? शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। जब भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर किसी भी फॉर्मूला में अपॉन में समय आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि हम वहां पर क्या, किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति की बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर? देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बेटा। तो P = W/T। इसका अगर मैं मात्रक निकालता हूं तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन आपको करना, मैं नहीं, मुझसे मत करवाओ बेटा, मुझसे मत करो, क्वेश्चन आप करो बेटा। क्वेश्चन आप करोगे ना बच्चे तो इसी से आपकी अप्रोच बढ़ेगी, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएंगे। और यदि आप इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे ना तो मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप मेरे से पहले क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए। आपने 1 वॉट शक्ति को परिभाषित करना है तो पहले शक्ति का सूत्र, शक्ति का सूत्र होता है P = W/T। P = क्या होता है? W/T। P का मतलब क्या है? शक्ति। अब यदि, अब मान लेते हैं, यदि कुछ स्थितियां मान लेते हैं भाई साहब कि अगर कार्य, यदि हम कार्य को कितना करते हैं? 1 जूल करते हैं, और समय कितना लगता है? 1 सेकंड। तो यदि 1 जूल कार्य करने को समय कितना लगा? 1 सेकंड लगा। यदि 1 जूल कार्य करने को में 1 सेकंड का समय लगा तो शक्ति कितनी होगी? तो P = W/T। P = W/T। अब देखें बच्चा, ठीक है, अब बेटा W कितना है? 1 जूल है, और T कितना है बच्चा? 1 सेकंड है। ठीक है, W कितना है? 1 जूल, और T कितना है? 1 सेकंड है। तो शक्ति कितनी हो जाएगी? 1 वॉट। ठीक है, आ गया होगा आपको कि यदि किसी वस्तु पर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वॉट होती है। फिर से लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि यदि किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति कितनी होती है? 1 वॉट होती है। 1 सेकंड, मैं 1-2 सेकंड खराब कर दूं, आपके पानी पीना है बेटा। आप लोग सोचते होंगे कि सर जो है ना बार बार पानी क्यों पीता है? मैं पता है, मैं पानी एक मैसेज देने के लिए पीता हूं कि जब भी आप क्लास पढ़ रहे हो ना बेटा, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाओ। ऐसा नहीं कि हमने 15 लीटर एक बार पानी पी लिया और काम खत्म, नहीं।
थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हो। इट इज अ मैसेज फॉर यू ऑल, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैसेज है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखो। आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहोगे ना, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। तो इसे एक्टिव रखने के लिए, इसे तेज चलाने के लिए, इसकी कार्यविधि को बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में कृपया कर पानी पीते रहें। याद रखना है ना, जल ही जीवन है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, यार बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉज करके फटाफट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैच करना। 1 2 3 पॉज किया होगा आपने। तो यदि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, मतलब कितनी ऊर्जा ले रहा है, कितनी ऊर्जा ले रहा है, अरे कितनी ऊर्जा ले रहा है, 1000 जूल की। सर हम, यार आपने दिमाग तो लगाया होगा कि सर यहाँ कार्य नहीं दिया, यहां पर क्या दिया, ऊर्जा दिया। यहां पर कार्य नहीं दिया, यहां पर क्या दी, ऊर्जा। अरे मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो क्लियर बोला था वहां, क्लियर बोला था वहां पर कि आपको अगर कार्य निकाल लिया तो आपको ऊर्जा भी निकाल लिया। ठीक है, अगर आपने कार्य फाइंड कर लिया तो ऊर्जा भी फाइंड कर ली, अगर आपने ऊर्जा फाइंड कर ली तो कार्य भी फाइंड कर लिया। दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं। अगर एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो मेरे बच्चे, आपको 1000 जूल विद्युत ऊर्जा मिल गई, तो 1000 जूल क्या मिल गई, विद्युत ऊर्जा, अर्थात ये क्या मिल गया, कार्य। ठीक है, कितना मिल गया बच्चा, 1000 जूल। और समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। समय कितना दिया, 10 सेकेंड। तो इसकी शक्ति कितनी होगी, तो P इज इक्वल टू W/T। अब W कितना है, 1000 जूल, और T कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो शक्ति कितनी होगी, तो P इज इक्वल टू, इतना टफ कैलकुलेशन कोई देता है क्या, इतना टफ कैलकुलेशन कोई देता है क्या। तो 1000 से 100 जूल प्रति सेकेंड। तो आपने इस स्थिति में शक्ति कितनी निकाली। मेरा मन, मैं नहीं लिख रहा जूल पर सेकंड, मैं तो लिखूंगा वॉट। कोई गलत करे, मेरा मन, मैं तो इसे वॉट लिखूंगा। ठीक है, अरे कैसे लिख दिया वॉट सर, अरे कैसे लिख दिया सर वॉट, सर आप चटक गए क्या। अरे यार तुम काहे चिंता ले रहे हो, देखो 1 जूल पर 1 सेकंड कितना होता है, 1 वॉट, तो 100 जूल पर 100 सेकंड कितना हो जाएगा, 100 वॉट, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, फील करना। क्वेश्चन को क्या होता है, लाइव क्लास होती ना, मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाकर आंसर लेता यहीं कहीं, लेकिन मजबूरन है, रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपसे आंसर कैसे लूं भाई साहब, एक ही तरीका है मेरे पास आंसर लेने का कि आपको क्लास के बाद क्वेश्चन के आंसर सेंड करना है। कहां गया भाई साहब क्वेश्चन, अराउंड अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, कहां चला गया क्वेश्चन, हाँ, कहां छुपे हो, ये छुपे हुए। ठीक है, अब देखो, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। मान लो आपके पास एक पिंड है, तो भाई साहब आपने उसे फेंक दिया। ठीक है, ये एक वक्र पथ पर चलता है, तो ऐसे घूमकर आ जाता है। ठीक है, और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या कभी क्रिकेट बॉल फेंकी है, आप लोगों के हाथ में कभी क्रिकेट बॉल आई, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके हाथ में क्रिकेट बॉल नहीं आई होगी, टेनिस बॉल आई होगी, प्लास्टिक बॉल आई होगी। हमने एक टेनिस बॉल को, प्लास्टिक बॉल को ऐसे फेंक दिया, तो यदि आपने एक बिंदु से इस बॉल को ऐसे फेंका है, तो क्या वो ऐसी जाती रहेगी, क्या वो ऐसी जाती रहेगी, क्या लगता है आपको, नहीं ना। ये बॉल कभी भी ऐसी जाती ही नहीं रहेगी, ये बॉल क्या होगा, ऐसे घूमकर ऐसे इस रास्ते पर गिर जाएगी। तो यही तो बोला है कि किसी पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका, तो आपने धरती से ऐसे किसी कोण पर फेंका है, कोण कितना मान लिया, ठीक था। तो ये एक वक्र पथ पर चलता है, कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, वक्र की तरह। आप अभी क्लास के बाद क्या करना, एक बॉल फेंक कर देखना। अब क्लास के बाद एक बॉल फेंक कर देखना, ठीक है। तो यदि आप क्लास के बाद एक बॉल फेंक कर देखोगे ना, तो आपको यही रास्ता मिलेगा, और इस रास्ते को कहते हैं वक्र पथ। कैसा कहते हैं बच्चे, वक्र पथ। अब धरती पर से आपने एक बिंदु पर बॉल फेंकी, तो दूसरे बिंदु पर जा गिरी यार। अब वो उड़ती थोड़ी रहेगी, कोई मिलेगा कि रोहित वाली शक्ति तो है नहीं उसमें कि वो बॉल जाती जा रही है, जाती जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिरेगी ही। अब भाई साहब, पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, अर्थात यहां से बॉल गिरी, ठीक है, कहां से गिरी, यहां से बॉल गिरी, और यहां से बॉल आकर आ गई, यहां से बॉल गई और यहां से बॉल आकर गिरी, ठीक है, यहां से बॉल गई और यहां से बॉल आकर गिरी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है।
प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब हमें आंसर देना है कि गुरुत्व बल द्वारा कार्य कितना किया गया, गुरुत्व बल द्वारा कार्य कितना किया गया। अब बेटा गुरुत्व बल द्वारा कार्य निकालने के लिए, फिर से बोल रहा हूं, गुरुत्व बल द्वारा कार्य निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेगी बच्चे, इसकी स्थितिज ऊर्जा। और ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी बच्चे, गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य के। अरे आपको जब ऊर्जा निकालना है तो आप क्या निकाल लो, कार्य। यदि आपको कार्य निकालना है तो क्या आप निकाल लो, ऊर्जा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कार्य निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। अब प्रारंभिक बिंदु से यहां तक गई, यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h, लेकिन घूमकर वापस आ गई। जब आपने इसे जमीन से फेंका था, जब इसे जमीन से फेंका था तो क्या इसके पास कोई ऊंचाई थी, नहीं थी। अब ये घूमकर वापस आ गई, क्या अब इसके पास कोई ऊंचाई है, नहीं। तो इस स्थिति में इस वस्तु ने ऊर्ध्वाधर विस्थापन कुछ किया ही नहीं, इस वस्तु ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ किया ही नहीं। और जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ किया ही नहीं तो प्रारंभ में जब इसकी ऊंचाई शून्य थी तो अंतिम में भी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शून्य। तो ऊंचाई कितनी हो गई बच्चे, शून्य। प्रारंभ में शून्य थी, अंत में भी कितनी हो गई, शून्य। और प्रारंभ और अंत में जब ऊंचाई शून्य हो गई तो इस स्थिति में जो गुरुत्व बल ने कार्य किया वो बल भी कितना कार्य करेगा, शून्य कार्य करेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और यदि वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई ही नहीं है, जब इसमें ऊंचाई नहीं है तो आप कैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल दोगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन था। आपने सोचा होगा, पहले दिमाग लगाया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर से 2 मीटर में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय भी लगा सकते हो या फिर एक एक कर दोनों का बल निकाल लो। ठीक है, अब देखो बेटा, आप कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाओगे तो भी बात वही रहेगी, और एक एक कर दोनों की गतिज ऊर्जा निकालकर माइनस करोगे तब भी वही बात रहेगी। अब देखो बेटा क्या बोला है कि एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, तो भाई साहब m का मान कितना है, 20 किलोग्राम। ठीक है, कितना है बच्चे, 20 किलोग्राम, जो इसके वेग को 5 से 2 कर देता है, अर्थात वेग को कम कर रहा है। 5 से क्या कर देता है, 2, अर्थात वेग को क्या कर रहा है बच्चे, कम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, वेग को कम कर रहा है। तो बेटा वेग पहले कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, और कम, अच्छा, और फिर कितना हो गया v2, और कितना हो गया बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बल है जो इसके वेग को 5 से 2 कर देता, और मुझे निकालना है कितना कार्य करा, इस बल ने कितना कार्य करा। तो पहले मैं इसके कारण और फिर इसके कारण कार्य निकालूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। तो देखो बेटा, तो बेटा सबसे पहले मैं निकालूंगा पहली गतिज ऊर्जा और फिर निकालूंगा दूसरी गतिज ऊर्जा। तो पहली गतिज ऊर्जा जब उसका वेग 5 था, दूसरी गतिज ऊर्जा जब उसका वेग कितना था, 2 था। तो पहली गतिज ऊर्जा को मैं नाम दे रहा हूं K1, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/2 mv²। तो m का मान कितना है 20 और v का मान कितना है 5, तो इससे ये गया 10 टाइम, तो 5 और 10 कितना हो गया 50 जूल। तो जब वो वस्तु 1 मिनट, 1/2, 2 से 20, 10 इंटू 5, 50। अच्छा 5 तो मैंने लिखा ही नहीं यार, 1/2 mv²। ओके, तो बेटा सबसे पहले देखो द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 20 kg। कितना दिया है 20 kg। और वस्तु पर लगने वाला बल यार बल की जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ पर पहला वेग कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वेग कितना दिया है बच्चे 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखो 5 से 2 हो रहा है, अर्थात बल इसके वेग के मान को कम कर रहा है, बल इसके वेग के मान को क्या कर रहा है, कम। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसके लिए गतिज ऊर्जा निकालूंगा, फिर इसके लिए गतिज ऊर्जा निकालूंगा, फिर दोनों का अंतर निकालूंगा। तो देखो कैसे, अब इसके लिए जो गतिज ऊर्जा निकाल रहा हूं उसको मैं नाम दे रहा हूं K1, और 1/2 mv²। m क्या हो गया बच्चे 20, और v कितना हो गया, v 5 × 5। अब आप ये ना कहना कि मैंने 5 × 5 क्यों पुट करा, 2 से 20 10 टाइम गया,
तो 5 5 से 25, 25 इंटू 10 कितना हो गया 250 जूल। तो इस स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान, पहली वाली स्थिति में जब वस्तु का वेग कितना था 5 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड वेग था, उसका 250 जूल आ गया। अब उस वस्तु का वेग कम होकर कितना हो गया v2 हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में गतिज ऊर्जा k2, इस स्थिति में गतिज ऊर्जा k2 सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। तो m का मान मैंने पुट कर दिया 20 और v का मान कितना है 2 × 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से क्या कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया, 2 से क्या कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा देखो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 20 × 2, यार इतना टफ कैलकुलेशन कोई देता है, तो कितना आ रहा है 40 जूल। तो यहां से K2 का मान कितना आ गया बच्चे 40 जूल। अब आपको उस बल के द्वारा निकालना है कार्य कि उस बल ने कितना कार्य किया, उस बल ने कितना कार्य किया, आपको उसका मान निकालना है। तो बेटा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, इनिशियल गतिज ऊर्जा के बीच का अंतर, तो गतिज ऊर्जा नंबर 1 और गतिज ऊर्जा नंबर 2। तो W = पहली गतिज ऊर्जा कितनी है 250, ठीक है, माइनस दूसरी गतिज ऊर्जा कितनी है 40। तो 250 - 40 कितना आ गया 210। तो उस बल ने कितना कार्य करा बच्चे, उस बल ने कार्य करा 210 जूल का, 210 जूल का बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को आराम से खुद ना खुद में कर दिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट भी व्यय हुई है। मान लो भाई साहब, ये मेरा यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में मैंने बहुत सारी लाइट लगा रखी है, कंप्यूटर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, ये सारी की सारी बिजली ले रही है, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी ले रही है। और यदि ये इलेक्ट्रिसिटी लेती है, मैं मान लेता हूं कि मेरे घर में 250 यूनिट व्यय हुई है। अब इस 250 यूनिट को आपको किस में बदलना है जूल में, है ना, 250 यूनिट। अब याद करो, मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है, विद्युत बोर्ड जो होता है ना, जहां से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जब होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होते में आपके यहां जो यूनिट आती है, वो यूनिट का मान मैंने बताया हुआ है। ये टॉपिक में 10th में भी सेम टू सेम पढ़ाऊंगा। ये जो टॉपिक है ना 10th में भी हम सेम टू सेम पढ़ेंगे। अब देखना उस यूनिट का मान कितना होगा। अब एक यूनिट, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे किलोवाट आवर। मैंने अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, एक यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर। क्या हुआ 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट की ऊर्जा 1 घंटे में जो व्यय होती है। अब जूल में परिवर्तित करना है, तो हमें 1 किलोवाट और जूल के मध्य संबंध निकालना पड़ेगा। तो बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3. यार ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में सेम तरीके के क्वेश्चन कराए हुए, लेकिन ठीक है यार। 3.6 × 10⁶ जूल। अरे मेरे बच्चे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल है, तो आपको 250 यूनिट के लिए निकालना है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल है, तो अब मुझे 250 में गुणा करना पड़ेगा ना। तो 250 यूनिट मतलब 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 × 3.6 × 10⁶ जूल। यार 250 का जब 3 में करते हैं तो 750, और 250 का आधा 145, 750 और अराउंड 9 के आसपास आंसर आएगा। इसको चेक कर लेना बेटा, इसका आंसर 9 × 10⁸ जूल आएगा। ठीक है, ये मुझे तो ओरली मैंने क्वेश्चन कर दिया, ओरली मैं सॉल्व कर लेता हूं। आप लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना। एक 0 इसे दे देना, एक पॉइंट हटाकर एक 0 उधर से उधार ले लेना। 25 × 36 और 9, हाँ ठीक है, परफेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो बेटा 9 × 10⁸ जूल इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है, पहले मैं हट रहा हूं, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, और जरा जल्दी से पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। मतलब एक पिंड है, एक वस्तु है, जिस वस्तु का द्रव्यमान मतलब m का मान दिया है, कितना दिया है 40 किलोग्राम, और उसे आपने जमीन से ऊपर उठाया, धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। अब आपने इसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, हाइट। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, हाइट। तो हाइट कितनी हो गई बच्चा 5 मीटर। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अरे यार इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है आपको, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मुझे तो याद नहीं है,
स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है दैट इज mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है mgh। m का मान 40, g का मान 9.8 और h का मान 5। तो बेटा 4 5 20 इंटू 9.8, जब हम 9.8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 और 2 0 तो 196। इसका जो आंसर आएगा 1920 थे तो 1926 जूल। तो यार मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया? 1960। ठीक है, अब बेटा देखो, यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड आधे रास्ते पर है, तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा की परिकल्पना करो। ये क्वेश्चन आप करो। ठीक है, आपने पिंड को छोड़ दिया, आपने पिंड को छोड़ दिया और आधे रास्ते पर है। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा इस ऊर्जा की आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आधी किस में चली जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। तो आपको क्या करना है? इसके मान को, आधा रास्ता है ना, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी तो 1960 का आधा किसमें परिवर्तित हो गया? गतिज ऊर्जा में। तो 1960 का आधा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अब मुझे उसका मान देना 980 जूल, किसी को बताना मत। ठीक है, अब यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैं करूं क्या? क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत हीटर तो देखा होगा जो सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाता है। हीटर वो होता है जो सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाता है। कि एक हीटर पर लिखा हुआ है कि 1500 वॉट की उसकी शक्ति है, 10 घंटे में वो कितनी शक्ति उपयोग करेगा? कितनी शक्ति लिखी हुई है भाई साहब? उसकी शक्ति लिखी है 1500 वॉट। 1500 वॉट और टाइम कितना दिया है? कितनी देर चला रहे हो आप? 10 घंटा। ठीक है ना? तो 1500 वॉट का एक हीटर है जिसे आप चलाते हो 10 घंटे तक। 10 घंटे तक यदि आप उस 1500 वॉट के हीटर को चलाते हो तो वो कितनी शक्ति का उपयोग करेगा? यार शक्ति का सूत्र P इज इक्वल टू, भूल गया मैं, आपको तो याद है ना, आप कर रहे हो ना क्वेश्चन, मुझसे पहले कर रहे हो ना। अगर आप चीटिंग कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो। तो P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, W का मान कितना दिया है? 1500 और समय का मान कितना दिया है? 10। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, आपको क्या निकालना है? कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा। और यदि आपको ऊर्जा का मान निकालना है ना बेटा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? बताओ, आपको क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा? ऊर्जा निकालना। शब्द को सुनना, P इज इक्वल टू W/T। W का मतलब होता है कार्य और आपको ऊर्जा निकालना है, तो आपको क्या निकालना है? हाँ, समझ गए, कार्य निकालना है अर्थात ऊर्जा। तो बेटा W इज इक्वल टू P इंटू T। W इज इक्वल टू क्या होगा? P। P मतलब क्या है? पावर, और T मतलब क्या है? शक्ति। P मतलब क्या है? पावर, और T मतलब क्या है? शक्ति। अब बेटा पावर को मैं किलोवाट में पुट कर रहा हूं, तो 1500 को मैं 1.5 कर सकता हूं, है ना? 1000 वॉट हो गया, 1000 वॉट हो गया 1 किलोवाट, तो 1.5 1500 का हो गया। तो पावर को मैं किलोवाट में पुट कर रहा हूं। देखो एक ट्रिक लगाई है मैंने, पुराने क्वेश्चन, पुराने लेक्चर में बताया कि 1500 वॉट है, किलो में बदलने के लिए मैंने 1.5 किलोवाट कर दिया। और इनटू में समय 10 घंटा रहने दो, क्योंकि हम इसका जो मात्रक लेते हैं किलोवाट आवर लेते हैं, तो मैंने पावर को वॉट से किलो में कन्वर्ट कर दिया और समय 10 घंटा बढ़िया लग रहा है। तो बेटा यहां से मुझे उसकी शक्ति, उसने कितना कार्य किया, तो उसने जो कार्य किया, उसने जो ऊर्जा ली, वो कितनी आ गई बच्चे? 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 10, तो 15 किलोवाट आवर की शक्ति का उपयोग करेगा। 15 किलोवाट आवर की शक्ति का उपयोग करेगा वो हीटर, जिसकी रीडिंग 1500 वॉट है। 10 घंटे में वो कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है। रोकने के लिए किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। मान लो मेरे अंदर हल्क आ जाता है और मेरी तरफ से कार चलती हुई आ रही है। वो हल्क जो है ना, मेरे पास एक कार चलती हुई आ रही है और मैं उस कार को रोकना चाहता हूं। तो उस कार को रोकने के लिए मुझे उतना ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी जितनी ऊर्जा से वो कार मेरी तरफ चलती आ रही है। अर्थात अगर मैं कार की ऊर्जा निकालूं तो मेरे को रोकने वाली ऊर्जा निकल जाएगी ना। एक कार मेरे शब्दों को सुनना, एक कार मेरी तरफ चली हुई आ रही है। अब कार अगर मेरी तरफ चली हुई आ रही है तो मुझे उसे रोकना है, और रोकने में मुझे उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी जितनी ऊर्जा
जितनी ऊर्जा से वो चलती आ रही है। तो मैं वहां पर कार्य की गतिज ऊर्जा निकाल लूंगा, और वो जो गतिज ऊर्जा होगी ना, वही ऊर्जा होगी मेरे रोकने में लगने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार है, तो m का मान कितना दिया है? 1500 किलोग्राम, और उसका वेग कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। गड़बड़ है यार, गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? गड़बड़ देखो कि द्रव्यमान केजी में दिया लेकिन वेग किलोमीटर पर आवर में दिया। क्या तुम न्यूमेरिकल करते में, क्या तुम क्वेश्चन करते में इसको किलोमीटर पर आवर में पुट करोगे? नहीं, आपको इसे मीटर पर सेकंड में पुट करना है। तो अगर मैं वेग को कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? एनर्जी काइनेटिक 1/2 m। m कितना है बच्चा? 1500 इंटू वेग का स्क्वायर। तो वेग कितना है? 60 इंटू 5/18, और स्क्वायर होता है तो मैं इसे 2 बार लिख देता हूं, 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, 2 से 750, 750, 6 36, 5 5 25, तो मुझे तो पता है इसका आंसर 20.8 इंटू 10 की पावर 4, 20.8 इंटू 10 की पावर 4 जूल की आवश्यकता रहेगी उस कार को रोकने में। मैंने क्या करा? कार की ऊर्जा निकाली ना, वो कार जो चलती आ रही थी, मैंने उसकी ऊर्जा निकाली। अरे उस कार को रोकने के लिए मुझे भी उतनी ऊर्जा लगाना पड़ेगी जितनी ऊर्जा से वो कार मेरी तरफ चली आ रही है। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। हाँ सही समझे, एक क्वेश्चन है, सही समझे, एक क्वेश्चन है, सही समझे। अब भाई साहब एक बात याद रखना, रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करोगे आप डीपीपी। आपके लिए मेहनत से, आपके लिए डेडिकेशन से, आपको पॉलिश करने के लिए, आपको शाइन करने के लिए रेगुलर डीपीपी दी जाती है। तो आपको वो डीपीपी रेगुलर सॉल्व करना है, आपको वो डीपीपी रोज करना है। ऐसा नहीं कि आज कर ली कल नहीं करी, रेगुलर आपको डीपीपी सॉल्व करना है, रेगुलर आपको क्वेश्चन करना है उसके। तो बेटा आज की क्लास का एक बहुत अच्छा मैसेज है, आज की जो क्लास है ना वो छठ के दिन पर आ रही है, तो आपको महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्वों का पर्व छठ पूजा है, आप सभी को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बेटा एक छोटी सी बात कहना, छोटी सी बात कहना, जिसका अर्थ बदल दे मात्र एक बिंदी, वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता यार। हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ना वो सुपर से भी ऊपर होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे का दिमाग बहुत ओपन होता है, तो कभी भी ऐसा फील ना करो यार। हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ना बहुत शानदार होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे में नॉलेज होती है। हिंदी यार ये भाषाओं की भाषा है, ये हमारी राजभाषा है, ये हमारी ज्ञान की भाषा है। यदि आप हिंदी में अपनी कमांड अगर बना लेती हो ना, तो ऐसा मत समझना कि आप किसी भी तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों से पीछे हो, आप किसी भी तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप उनकी बराबरी में हो। वो आपके साथी हैं, आप उनके साथी हो। आपको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम बहुत स्ट्रांग होती है बेटा। हिंदी जो होती है ना, मैंने कहा ना कि जिसका अर्थ बदल दे मात्र एक बिंदी, वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। तो इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि बिल्कुल भी ऐसा फील मत करना। आपके लिए पूरा मटेरियल अवेलेबल है, आपके लिए पूरा मटेरियल उपलब्ध है, आपके लिए पूरी जानकारी, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है बेटा। तो बेटा क्यों हम किसी से अपने आप को कम समझे। तो इसी प्यारे से थॉट के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखिएगा, होमवर्क करिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से 1-2 बार सॉल्व करके देखिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाय बाय।